नमस्कार साथियों मैं शिरीष कुमार साव आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम देखेंगे कंप्यूटर के द्वारा किया गया कार्य, मतलब किसी कार्य को जब हम कंप्यूटर को करने के लिए देते हैं तो वह कार्य किस फॉर्मेट में उसमें परफॉर्म किया जाता है। तो इसी चीज़ को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो डेटा इनपुट का है। फर्स्ट स्टेप क्या है? तो डेटा इनपुट का है। डेटा इनपुट कैसे होता है? तो डाटा को इनपुट करने के लिए हम कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और लाइट पेन का उपयोग करते हैं। तो ये क्या क्या है इनके बारे में हम अभी थोड़ा देखेंगे, लेकिन सबसे पहले डेटा इनपुट कैसे करते हैं इसको पहले देखते हैं। डेटा इनपुट करने के लिए यूज़र यानी कि उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है वो किसी सिंबल को, किसी अल्फ़ाबेट को या किसी नंबर्स को कंप्यूटर को फीड कराता है, यानी कंप्यूटर को देता है। किसी काम को करने के लिए यूज़र कंप्यूटर को सिंबल्स, अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स देता है। उसके बाद ये सिंबल्स, नंबर और अल्फ़ाबेट कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस के किसी न किसी भाग में स्टोर होते हैं। जैसे हम जनरली कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं तो वह डेटा कंप्यूटर के रैम में स्टोर होता है। उसके बाद जब डेटा स्टोर हो जाता है तो स्टोर होने के बाद डेटा का प्रोसेसिंग किया जाता है कि हम यूज़र के द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि हम उस डेटा पर किस प्रकार से कार्य करना चाहते हैं। और इसी प्रोसेसिंग के समय CPU, ALU और CU द्वारा कार्य किया जाता है। डेटा के प्रोसेसिंग के पश्चात जब डेटा पूरी तरह से प्रोसेस हो जाता है, इस कार्य को करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर द्वारा कार्य किया जाता है, जिसे हम लोग कंप्यूटर का प्रोसेसर भी कहते हैं। और प्रोसेसर में सम्मिलित होते हैं CPU। प्रोसेसर के जो महत्वपूर्ण कुछ भाग होते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ये माइक्रो प्रोसेसर के कुछ भाग होते हैं। वो डेटा को प्रोसेसिंग करने में ये शामिल होते हैं। उसके बाद डेटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो आउटपुट के रूप में कंप्यूटर के मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या स्पीकर या प्रिंटर द्वारा कागज़ पर छप करके बाहर आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डाटा को इनपुट करने के लिए हम कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। कीबोर्ड से आप जनरली परिचित होंगे, देखे ही होंगे। और माउस का उपयोग करते हैं, माउस को भी आप देखे ही होंगे। यहाँ पर ट्रैक बॉल शब्द आया है कि ट्रैक बॉल क्या होता है। तो ट्रैक बॉल आप देखे होंगे, माउस के बीच में एक घूमने वाला बॉल की तरह होता है, वो कर्सर को कंट्रोल करता है। तो ट्रैक बॉल एक कर्सर कंट्रोल डिवाइस है। उसको अगर हम लोग घुमाएं आगे पीछे दाएं बाएं तो कर्सर आगे पीछे दाएं बाएं खिसकता है। ये जनरली लैपटॉप यानी कि ट्रैक बॉल जनरली लैपटॉप और नोटबुक कंप्यूटर में होते हैं। जैसे कि ये कीबोर्ड के जस्ट सामने में ही होते हैं, ताकि इनको आसानी से हम लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कर्सर को घुमा करके कंट्रोल कर सकें। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जॉयस्टिक क्या होता है। तो वीडियो गेम को खेलने के लिए और गेमिंग में इसका उपयोग किया जाता है। गेम में जैसे कार वगैरह की आप लोग रेसिंग खेलते हैं, तो कार वगैरह की रेसिंग खेलने के लिए जनरली रास्ते में कार को सही डायरेक्शन देने के लिए हम लोग जॉयस्टिक को दोनों हाथों से पकड़ करके हल्का ऊपर नीचे खिसकाते हैं, जिससे कार जो है ना सही दिशा में गति करता है। तो जॉयस्टिक का जनरली उपयोग वीडियो गेम वगैरह खेलने में होता है। और वैसे ही ठीक लाइट पेन होता है। लाइट पेन का उपयोग जैसे डिजिटल सिग्नेचर करने में किया जाता है। इसके अलावा ड्राइंग वगैरह में भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। इन सब चीज़ का उपयोग जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, इन सब का उपयोग हम डाटा इनपुट करने के लिए करते हैं। डाटा इनपुट करना मतलब कि कंप्यूटर को इनपुट के रूप में किसी सिंबल्स को, किसी अल्फ़ाबेट्स को, किसी नंबर्स को
कंप्यूटर को देना ताकि हम किसी कार्य को कंप्यूटर पर परफॉर्म कर पाएँ। डेटा इनपुट करना मतलब कि कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और लाइट पेन, इन सब के माध्यम से कंप्यूटर को नंबर्स, अल्फ़ाबेट या सिंबल देना। अब ये नंबर, अल्फ़ाबेट या सिंबल्स कंप्यूटर के मेमोरी के किसी भाग में स्टोर होते हैं। जनरली वो कंप्यूटर के रैम वाले हिस्से पर स्टोर होते हैं। इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और जब अचानक से पावर ऑफ हो जाता है, अगर हम सेव नहीं कर पाते हैं तो वह चला जाता है, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके लिए मैं पृथक से वीडियो बनाऊंगा, एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटर के द्वारा कार्य किस प्रकार से किया जाता है। तो डेटा को इनपुट करने के बाद वह कंप्यूटर के मेमोरी के किसी भाग में कुछ समय के लिए स्टोर होता है। जहाँ पर वह स्टोर होता है उसके बाद हम लोग जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसा हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर डेटा का प्रोसेसिंग किया जाता है। और प्रोसेसिंग के लिए भाग लेते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो ये डेटा प्रोसेसिंग का कार्य इस माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है। और माइक्रो प्रोसेसर के कंपोनेंट होते हैं ये CPU, ALU और CU। इस प्रकार से डाटा प्रोसेसिंग होने के बाद जो डाटा होता है वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है और आउटपुट के रूप में या आउटपुट डिवाइस के रूप में हमें मॉनिटर पर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट पर या स्पीकर के थ्रू या प्रिंटर के थ्रू कागज़ पर छपकर हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए इस प्रोसेस को अपनाता है। सबसे पहले यूजर के द्वारा डाटा इनपुट किया जाता है, फिर कंप्यूटर के मेमोरी के किसी न किसी भाग में डेटा स्टोर होती है। उसके बाद वह स्टोर डेटा प्रोसेसिंग के लिए द्वारा यह प्रोसेस वाला कार्य किया जाता है। उसके बाद आउटपुट हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अव्यवस्थित डेटा से व्यवस्थित डेटा हमें प्राप्त होती है। हमारा अगला टॉपिक है कंप्यूटर की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है गति, जिसे अंग्रेजी में स्पीड कहते हैं। सबसे पहला, कंप्यूटर के द्वारा एक सेकंड में लाखों गणनाएं की जा सकती है। एक सेकंड में लाखों गणनाएं कंप्यूटर के द्वारा की जा सकती हैं। दूसरी विशेषता है गति में, वर्तमान में कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणना करता है, यानी कि 10⁻⁹ सेकंड में गणना को कर सकता है। तीसरी विशेषता है कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हम नापते हैं हर्ट्ज से, जिसको हम लोग बोलते हैं HZ, इंडिकेट करते हैं HZ और इसको पढ़ते हैं हर्ट्ज। माने कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हम हर्ट्ज से मापते हैं। चौथी विशेषता है गति में ही, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को रीड करने की स्पीड को, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन रीड करने की स्पीड को, MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को रीड करने की स्पीड को मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड से मापते हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कंप्यूटर को किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम आर्डर देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। अब अगला है सुपर कंप्यूटर की गति को हम फ्लॉप से हम फ्लॉप्स से मापते हैं। फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड।
FLOPS, तो याद रखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट, F से फ्लोटिंग पॉइंट, FL फ्लोटिंग पॉइंट, O से ऑपरेशन, P से पर और S से सेकंड। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड से मापते हैं। सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड से मापते हैं। अब हम देखते हैं कंप्यूटर की अगली विशेषता है स्वचालित, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोमेटिक। तो हमने देखा है कंप्यूटर के परिभाषा में ही सबसे पहला बिंदु लिखा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर कैसी मशीन है? तो कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब विद्युत से चलने वाली मशीन, और ऑटोमेटिक कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में अगर हम कोई गणना करते हैं तो गणना के दौरान उसमें हम किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश हम ही देंगे, लेकिन एक बार निर्देश या आदेश देने के बाद वह बिना रुके कार्य को कर सकता है। जैसे हम कंप्यूटर में कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं और कैलकुलेटर में हम इनपुट देते हैं 2 धन 3, तो वह आउटपुट के रूप में हमें डेटा देगा 5। आउटपुट के रूप में हमें इंफॉर्मेशन देगा 5। हम इनपुट के रूप में डेटा दिए हैं 2 धन 3। तो जब वह कार्य को कर रहा होता है, जब वह प्रोसेसिंग कर रहा होता है, जब हम कहते हैं कि 2 और 3 को जोड़ना है, तो जब वह जोड़ रहा होता है तो उस अंतराल में हम उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इनपुट देते हैं, इनपुट देने पर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसे इन अंकों को हमें जोड़ना है। तो जब वह कार्य कर रहा होता है और हमें आउटपुट देता है तो उस अंतराल में हम किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं कर सकते। तीसरा है त्रुटि रहित कार्य। त्रुटि रहित कार्य कहने का मतलब यह है कि एक्यूरेसी है, कंप्यूटर के कार्य में एक्यूरेसी है, मतलब कंप्यूटर की गणनाएं लगभग त्रुटि रहित है। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि भी पाई जाती है तो वह प्रोग्राम या डाटा में मानवीय गलतियों के कारण होता है, हमारे गलतियों के कारण होता है। और अगर डाटा और प्रोग्राम सही है तो कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम देता है, लेकिन कभी कभी वायरस के कारण भी कंप्यूटर में त्रुटियां आ जाती हैं। तो ये हो गया त्रुटि रहित कार्य, मतलब हमेशा वह एक्यूरेट ही रिजल्ट देगा। चौथा विशेषता ये है कि स्थायी भंडारण क्षमता, परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी होती है, तो मेमोरी में हम डेटा को लंबे समय तक, इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। वह डेटा के ख़राब होने की संभावना भी बहुत कम होती है और लंबे अवधि तक हम इसको स्टोर करके कंप्यूटर के मेमोरी में रख सकते हैं। अतः यह स्थायी भंडारण क्षमता की विशेषता को फुलफिल करती है। अगला हम देखेंगे इसी से संबंधित विशाल भंडारण क्षमता, यानी कि लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें डेटा को हम स्थायी रूप से भंडारित या स्थायी रूप से स्टोरेज तो कर सकते हैं, लेकिन विशाल मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत अधिक मात्रा में हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो बहुत अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए हम हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD रोम, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती हैं, तो इन सब का उपयोग किया जाता है। ये भी हो गया विशाल भंडारण क्षमता। अब है भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, यानी कि फास्ट रिट्रीवल। तो इसका अर्थ यह है कि कंप्यूटर प्रयोग के द्वारा कुछ ही सेकंड में भंडारित सूचना में से आवश्यक सूचना को प्राप्त हम कर सकते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं और
हमारे पास कुछ डेटा पहले से स्टोर है और अचानक उसकी आवश्यकता पड़ गई, तो उस डेटा को हम तुरंत मेमोरी की किसी जगह से उस जगह पर ला सकते हैं जहां पर हमें उसकी आवश्यकता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यह किसी भी डेटा को मेमोरी के किसी भी स्थान से आवश्यकता पड़ने पर तीव्र गति से वहां से प्राप्त करके जहां पर हमें उसको उपयोग करना है वहां पर ले आता है। अगली विशेषता है जल्द निर्णय लेने की क्षमता। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, देखो ये संबंधित है क्विक डिसीजन से। जैसे कि हम एक प्रोग्राम बनाए हैं, उस प्रोग्राम में अगर कोई विद्यार्थी 33% से कम अंक लाता है तो उसे फेल दिखाना है, या 33% के बराबर या उससे अधिक अंक लाता है तो उसे पास दिखाना है। तो यदि कोई विद्यार्थी 33% से कम अंक लाएगा, मान लो 26 अंक लाएगा, तो कंप्यूटर तुरंत ही दिखा देगा क्या, फॉल्स, यानी कि फेल। तो कंप्यूटर तुरंत ही फेल दिखाएगा, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वह विद्यार्थी फेल है। तो इस प्रकार हम कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करके क्विक डिसीजन ले सकते हैं, अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। अगली विशेषता है विविधता। विविधता का मतलब ये है कि कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक कार्य किया जा सकता है। जैसे हम लोग एक मार्कशीट डिजाइन करते हुए या वर्ड में कोई लेटर लिखते हुए हम गाना सुन सकते हैं, मल्टीमीडिया का उपयोग कर सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि गाना सुनते हुए हम लोग इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं, वेब ब्राउज़र के सहायता से हम लोग इंटरनेट पर कुछ कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक समय में एक से अधिक कार्य करने की कंप्यूटर हमें सुविधा देता है। अगला है पुनरावृत्ति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर को आदेश देकर एक ही तरह के कार्य को बार बार और तीव्रता से किया जा सकता है, और वो भी उसी विश्वसनीयता के साथ, मतलब उसमें कोई गलती नहीं होगी और वह बार बार उसी कार्य को करने में सक्षम होता है। अगला है स्फूर्ति। स्फूर्ति का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर मशीन होने के कारण उसमें कोई थकान या बोरियत महसूस नहीं होता, वह उतनी ही तीव्रता से, उतनी ही तेज़ी से किसी भी काम को परफॉर्म करते रहता है। अगला है गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई यूज़र है और वह कंप्यूटर में कोई कार्य कर रहा है, हो सकता है अपने डेटा को वह किसी दूसरे यूज़र को नहीं दिखाना चाहता जो उसी कंप्यूटर में कार्य करता है, तो वह अपने डेटा को प्राइवेट रख सकता है, सिक्योरिटी दे करके उसको पासवर्ड दे करके, है ना, पासवर्ड डेटा को दे करके किसी फाइल में अपने डेटा को रख सकता है और उसे पासवर्ड द्वारा सुरक्षित रख सकता है। तो जिस आदमी को वह पासवर्ड पता होगा वह आदमी उस डेटा को यूज़ कर पाएगा, बाकी व्यक्ति तो उस डेटा को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए वह गोपनीय रख सकता है अपने जितने भी डेटा को, इन्फॉर्मेशन को। अगला विशेषता है कार्य में एकरूपता। कार्य में एकरूपता का मतलब होता है बार बार और लगातार एक ही कार्य को करने के बावजूद कंप्यूटर के कार्य की गुणवत्ता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं कार्य की एकरूपता। अगला विशेषता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता कहने का मतलब होता है कि कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात सही और भरोसेमंद परिणाम देता है, गलती की संभावना नगण्य होती है, इसको बोलते हैं हम लोग विश्वसनीयता। और लास्ट और अंतिम विशेषता है कागज़ के प्रयोग में कमी होती है। तो कंप्यूटर के सही प्रयोग से कागज़ की खपत कम की जा सकती है, और कागज़ की खपत अगर कम होगी तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगी। इस प्रकार से यहाँ पर कंप्यूटर की विशेषता समाप्त होती है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर। सबसे पहला है बुद्धिहीन। बुद्धिहीन कहने का मतलब है नो माइंड। कंप्यूटर में स्वयं की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, यह केवल दिए गए दिशा निर्देशों के अंदर ही कार्य कर सकता है। इसमें यूजर जो भी कंप्यूटर को डेटा देता है और उस डेटा को परफॉर्म करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता है, उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर किसी कार्य को करता है, उसकी स्वयं की कोई भी बुद्धि नहीं होती।
तो सबसे पहली सीमा है कि वह बुद्धिहीन है, नो माइंड है। दूसरा है खर्चीला। खर्चीला का मतलब ये है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगे हैं और समय समय पर जब ये पुराने हो जाते हैं तो इन्हें अपडेट करने की और अपग्रेड करने की दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो यह जो प्रोसेस होता है अपग्रेड करना, कंप्यूटर के पार्ट्स को निकालना और नए पार्ट्स में वहाँ पर लगाना, तो ये काफ़ी खर्चीला होता है। कंप्यूटर्स के पार्ट्स वैसे भी काफ़ी महंगे आते हैं, तो ये जो प्रोसेस है काफ़ी खर्चीला होता है। तीसरा होता है वायरस का खतरा। तो कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना ही रहता है। जितने भी हम डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, अगर उसमें वायरस आ जाता है तो वो सारे वहाँ से हट जाते हैं। हालांकि मतलब इसके निवारण के लिए एंटीवायरस का उपयोग भी किया जाता है। कुछ हद तक वायरस के खतरा से बचा भी जा सकता है। अगला है विद्युत पर निर्भरता। क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, विद्युत से चलने वाली मशीन है, अतः कंप्यूटर अपने कार्य के लिए विद्युत पर निर्भर करती है और इसके अभाव में, विद्युत के अभाव में किसी भी कार्य को संपन्न कर पाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर की सीमाएं भी समाप्त हुई। अब हम देखेंगे कंप्यूटर के अनुप्रयोग में इसे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर कहेंगे। आज के समय में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा रहा होगा। सबसे पहला अनुप्रयोग है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना। डाटा होता है सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन। डाटा होता है सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन। तो जब उसे हम प्रोसेस करते हैं कोई इंस्ट्रक्शन देके, तब वह इन्फॉर्मेशन में यानी कि सूचनाओं में बदल जाता है। तो इस प्रकार से डाटा प्रोसेसिंग के माध्यम से डाटा के अव्यवस्थित संकलन को इन्फॉर्मेशन में अर्थात व्यवस्थित संकलन में बदला जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कहें कि परीक्षाओं के परिणाम में अलग अलग सब्जेक्ट में जब विद्यार्थी अलग अलग अंक पाता है तो कंप्यूटर के माध्यम से हम एक मार्कशीट का निर्माण करते हैं, जिसमें एक ही मार्कशीट में अलग अलग विषयों में जितने नंबर उसने पाए हैं उसको एक ही जगह पर लिखा जा सकता है। प्रैक्टिकल में इतने मार्क्स, थ्योरी में इतने मार्क्स, उसको एक ही जगह पर जोड़ा भी जा सकता है। इस प्रकार से अव्यवस्थित आंकड़ों से एक व्यवस्थित आंकड़ा प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये आपका पहला अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग है सूचनाओं का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो सूचनाओं के आदान प्रदान में कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है? आजकल हम इंटरनेट के माध्यम से व्हाट्सएप, फेसबुक आदि का उपयोग करके इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए इंटरनेट को सूचना का राजमार्ग, ये प्रश्न आता भी है कि सूचना का जो राजमार्ग है वो किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट को सूचना का राजमार्ग कहा जाता है। अब अगला है शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है? तो डिजिटल लाइब्रेरी और जैसे हम स्कूलों में प्रोजेक्टर के माध्यम से मल्टीमीडिया का उपयोग करके एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देते हैं ताकि शिक्षा रुचिकर हो सके, बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। तो इस प्रकार कंप्यूटर का उपयोग भी हम इस प्रकार प्रोजेक्टर आदि, स्पीकर, प्रोजेक्टर आदि को चलाने के लिए कर सकते हैं। चौथा अनुप्रयोग है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। तो विज्ञान के जटिल रहस्यों को सुलझाने के लिए कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। जटिल गणनाओं को करने के लिए भी कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग हम लोग करते हैं। इसके अलावा रेलवे या वायुयान में टिकट बुक करने के लिए, टिकट आरक्षण के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। अपनी सीट बुक करने के लिए कंप्यूटर के माध्यम से हम इसे आसानी से कर सकते हैं। बैंक में भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, जैसे कि एटीएम इसका फुल नेम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक
टेलर मशीन, इसका फुल नेम पूछा जाता है परीक्षाओं में कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो बैंक में एटीएम के माध्यम से एटीएम में हम उपयोग करते हैं कंप्यूटर का, और जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, जैसे रुपयों को गिनने के लिए भी हम लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से पासबुक की एंट्री के लिए भी, आप बैंक में गए होंगे तो पासबुक की एंट्री के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगला है चिकित्सा में। चिकित्सा में जैसे कि सीटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे आदि की जांच करने के लिए भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। और गंभीर बीमारियों से निदान पाने के लिए, जैसे कि आजकल लेज़र ऑपरेशन किए जाते हैं, तो इसका भी उपयोग कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। रक्षा में रोबोटिक्स के माध्यम से, रक्षा में भी इसके नए नए उपकरण बनाए जा रहे हैं, ताकि जहां पर मनुष्य को न रख पाए वहां मशीनों की सहायता से देश की सीमा की रक्षा की जा सके। वायुयान के नियंत्रण के लिए भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। रक्षा अनुसंधान के लिए भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। अगला है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जिसको हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो जैसे ग्रहों, उपग्रहों और अंतरिक्ष की घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए, उनकी दूरियों को ज्ञात करने के लिए भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। और अगला है संचार, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, इनके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो ये संबंधित होते हैं किससे, तो कंप्यूटर से संबंधित होते हैं। तो कंप्यूटर की सहायता से हम संचार के माध्यम इंटरनेट का उपयोग करके सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अब अगला अनुप्रयोग उद्योग एवं व्यापार में। तो उद्योगों में कंप्यूटर के प्रयोग से बेहतर गुणवत्ता वाले वस्तुओं का उत्पादन संभव हो पाया है। व्यापार के कार्यों में भी, जैसे कि स्टॉक का लेखा जोखा रखने में कंप्यूटर सहयोगी सिद्ध होता है कि स्टॉक में कितने वस्तु बाकी है और कितनी वस्तुओं की आवश्यकता है। इस प्रकार से व्यापार एवं उद्योग में भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। मनोरंजन में जैसे कि हम मल्टीमीडिया का उपयोग कर वीडियो गेमिंग आदि का उपयोग करके हम आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। प्रकाशन में, पब्लिशिंग में, यानी कि प्रकाशन और छपाई में कंप्यूटर का प्रयोग सुविधाजनक और आकर्षक बनता है। रेखा चित्रों और ग्राफ का निर्माण भी सुविधाजनक तरीके से प्रकाशित हम कर सकते हैं। और एक बार जैसे इन्फॉर्मेशन हमारे पास तैयार हो गया तो कितने बार भी उसको प्रकाशित हम कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें कंप्यूटर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगला है प्रशासन में। प्रशासन कहने का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन में। आजकल प्रशासन मतलब कि सरकार जनता तक पहुंचने के लिए कंप्यूटर का आजकल जो प्रशासन है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने और विभिन्न प्रशासनिक तंत्रों में बेहतर तालमेल के लिए ई गवर्नेंस का उपयोग कंप्यूटर की सहायता से ही संभव हो पाया है। हम अलग अलग जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि के लिए कंप्यूटर की सहायता से फॉर्म अप्लाई करते हैं और हमें इस प्रकार से जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आसानी से हम कार्यों को कर पाते हैं। अगला है डिजिटल पुस्तकालय। आजकल हमें किसी भी पुस्तक को मार्केट में जाकर के परचेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। पुस्तक का हमें पीडीएफ फॉर्मेट हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर में, इंटरनेट के थ्रू प्राप्त हो जाता है। तो इससे समय भी बचता है और पैसा भी बचता है, समय भी बचता है और हम आसानी से कभी भी सूचना को कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि हर क्षेत्र में कंप्यूटर का बृहद अनुप्रयोग के कारण जो आधुनिक युग है उसको हम लोग कंप्यूटर युग की संज्ञा दी गई है। आधुनिक युग को कंप्यूटर युग की संज्ञा दी गई है। आधुनिक युग को कंप्यूटर युग की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर आधारित सूचना तकनीकी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। कंप्यूटर के आधार पर जितने भी सूचना तकनीक का उपयोग करते हैं
हम उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन। सबसे पहला प्रभाव है समय की बचत। चूँकि कंप्यूटर में कार्य करने की गति अत्यंत तीव्र होती है, अतः मनुष्य द्वारा एक साल में पूरा किए जाने वाले कार्यों को कंप्यूटर की सहायता से कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। दूसरा है त्रुटि रहित कार्य, यानी कि कंप्यूटर में प्रयोग से कार्य में त्रुटि की संभावना बहुत ही कम होती है। जो त्रुटि होती भी है वह गलत डाटा या गलत प्रोग्राम का परिणाम होता है, जिसे पहचान कर सही किया जा सकता है। अब है कार्य की गुणवत्ता। चूँकि कंप्यूटर हर बार समान गुणवत्ता से कार्य करता है, यानी कि बार बार एक ही कार्य करने के पश्चात भी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आती, तो इससे गुणवत्ता भी बनी रहती है। अगला है कागज़ की बचत। डेटा को संग्रह करने के लिए, स्टोर करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक विधियों का उपयोग किया जाता है और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी बहुत अधिक होती है। CD, DVD अलग अलग स्टोरेज डिवाइस का उपयोग करके हम डेटा को इसमें स्टोर करके बहुत दिनों तक रख सकते हैं, तो इससे कागज़ की भी बचत होती है। कागज़ की बचत होती है तो पर्यावरण संरक्षण भी होता है, इससे पेड़ कटने से बच जाते हैं। अगला है बेरोजगारी। बेरोजगारी वास्तव में कंप्यूटर अनुप्रयोग का एक नकारात्मक प्रभाव है। एक कंप्यूटर द्वारा सैकड़ों लोगों का कार्य किया जा सकता है, जिससे लोगों की आजीविका पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था यह है कि समुचित विकास के द्वारा इस पर भी हम लोग काबू कर सकते हैं। दूसरी तरफ कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार का सृजन भी किया जा सकता है। इस प्रकार एक तरह से इससे बेरोजगारी उत्पन्न भी होती है और बेरोजगारी को इससे दूर भी किया जा सकता है। हमारा अगला विषय है कंप्यूटर साक्षरता। अंग्रेजी में कहेंगे कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक का दैनिक जीवन में उपयोग कर पाने में सक्षम होना। एक कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति कंप्यूटर की कार्यक्षमता को जानता है, प्रतिदिन के कार्यों के लिए उसे निर्देश भी दे पाता है। कंप्यूटर साक्षरता को डिजिटल साक्षरता भी कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो याद रखने योग्य है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस क्यों मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET का प्रयोग किया गया था। अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET का प्रयोग किया गया था। ARPANET अंग्रेजी में लिखें तो ARPANET, इसका फुल नेम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, नेट से नेटवर्क याद रखेंगे। ए से एडवांस, R से रिसर्च, P से प्रोजेक्ट, A से एजेंसी और NET से नेटवर्क। तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है क्योंकि 2 दिसंबर को अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET का प्रयोग किया गया था और यह विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क था। अब हम देखते हैं एंड यूज़र। एंड यूज़र मतलब वह व्यक्ति जो प्रायः कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं होता, लेकिन दैनिक जीवन में कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक और सूचना का उपयोग करता है या कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंड यूज़र। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को, दोनों ही चीज़ को एंड यूज़र को ध्यान में रखकर बनाया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर का आसानी से उपयोग कर सके। अगला टॉपिक है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड मतलब दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है।
फिर भी विश्व के अधिकांश लोग कंप्यूटर तक या कंप्यूटर का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो वो व्यक्ति जो कंप्यूटर का लाभ ले पा रहे हैं, जो कंप्यूटर के बारे में कुछ चीज़ों को जानते हैं, जो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, और वे व्यक्ति जो कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर पाते, उन दोनों के बीच में जो अंतर है उसी को हम लोग कहते हैं डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। यानी कि कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक का उपयोग करने वाला और इससे वंचित लोगों के बीच में अंतर, वो होता है डिजिटल डिवाइड। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 47% लोग इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं, जबकि भारत में केवल 30% लोगों तक ही इंटरनेट की पहुंच है। हालांकि इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वालों की संख्या के हिसाब से भारत चीन के दूसरे स्थान पर है, चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। तो इस प्रकार से आज का विषय यहीं तक रखते हैं। वीडियो